मित्रों नमस्कार। ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति के अंतर्गत ज़िंदगी हौले हौले के पटल पर आज अज्ञे की एक प्रसिद्ध परंतु अपेक्षाकृत लघु कलेवर की कहानी नारंगियां का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल भारत विभाजन की त्रासदी विश्व इतिहास के करुणा, अत्याचार, बर्बरता तथा विशाल पैमाने पर स्थानांतरण की दृष्टि से अतुलनीय है। हिंदी जगत के अनेक साहित्यकारों ने विभाजन की त्रासदी भरी खौफनाक स्थितियों से सीधा साक्षात्कार किया है या फिर कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। फलस्वरूप सन 1946 से लेकर के सन 55 तक के साहित्य में शायद ही कोई ऐसी विधा बची हो जिस पर विभाजन का प्रभाव परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से दृष्टिगोचर न होता हो। कथा साहित्य इस दृष्टि से अग्रणी है। विभाजन को पृष्ठभूमि बनाकर हिंदी में लिखने वाले कहानीकारों में अज्ञेय, कृष्ण सोबती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, रांगे राघव, अमृत राय, महीप सिंह, बदीउज्जमा इत्यादि नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने कथा साहित्य के लिए विभाजन को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया। इस पृष्ठभूमि पर सबसे अधिक कहानियां लिखने का श्रेय हिंदी में कदाचित अज्ञेय जी को ही जाता है। नारंगियां कहानी के अतिरिक्त उनकी जो दूसरी कहानियां हैं, शरणदाता, मुस्लिम भाई भाई, रमनते तत्र देवता, बदला और लेटर बॉक्स। कहानी नारंगियां शरणार्थी जीवन के अभावों के बीच टिमटिमाती मानवीय संवेदनाओं की लौ के आलोक को पृष्ठभूमि बनाकर लिखी गई है। कथाकार ने हरसू और परसू दो शरणार्थी चरित्र के माध्यम से शरणार्थियों की उदारता और ममता को उद्घाटित किया है। दरअसल मनुष्य की इसी नैसर्गिक प्रवृत्ति ने ही अंततः समस्या से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। कहानी के पाठ से पहले हमेशा की तरह ही मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस पटल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक न किया हो, साथ ही इसे लाइक भी दीजिए और अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। और अंत में मैं ये भी निवेदन करूँगा कि पटल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। कहानी का पाठ प्रस्तुत है। उस दिन जब मोहल्ले वालों ने देखा कि हरसू ने मोहल्ले के बाहर की नाम की पक्की पर वास्तव में धूल भरी सड़क पर पुआल और बोरियों का टुकड़ा बिछाकर उस पर नारंगियां सजाकर दुकान कर ली है, तो सब के सब विस्मय से ताकते रह गए। हरसू और दुकान। जब से हरसू और परसू दोनों भाई अचानक आकर मोहल्ले के सिरे की पुरानी दीवार की एक मेहराब के नीचे घर बनाकर जम गए थे, तब से किसी ने उनको काम करते हुए या काम की तलाश भी करते हुए कभी नहीं देखा था। रिफ्यूजी दूसरे मोहल्लों की तरह इस मोहल्ले में भी अनेक आए थे, लेकिन सभी बहुत जल्द इस कोशिश में जुट गए थे कि वे शरणार्थी न रहकर पुरुषार्थी कहलाने के अधिकारी हो जाएं। सभी ने कुछ न कुछ जुगत कर ली थी या गुजर बसर का कोई वसीला निकाल लिया था, लेकिन हरसू और परसू ज्यों के त्यों बने हुए थे। किसी ने उन्हें कभी भीख मांगते नहीं देखा, चोरी करते भी कभी नहीं। यद्यपि ये सब समझते थे कि दोनों भाई अगर कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ कमाते भी नहीं हैं, तो चोरी के बिना कैसे काम चलता होगा। हाँ, चोर जैसे वे दिखते नहीं थे। किसी के सामने उनकी आंखें नीची नहीं होती थीं और दोनों का बर्ताव कुछ ऐसा शालीनता भरा होता था कि किसी को कुछ पूछने का साहस भी नहीं होता था। शालीनता के स्तर में कुछ गिराव कभी दिखता था तो दोनों भाइयों के आपस के व्यवहार में।
यही नहीं कि वे आपस में लड़ते झगड़ते थे, इतना ही कि परसू हमेशा हरसू को ताने देता रहता था या जैसे संभव हो कोसता रहता था। हरसू प्रायः दीन भाव से सब कुछ सह लेता था, लेकिन कभी कभी वो भी बिना अपना स्वर ऊंचा उठाए जला भुना उत्तर दे देता था। पचाही लोगों में ऐसी बातों पर फौरन तू तड़ाक और मारपीट की नौबत आ जाती है, और रिफ्यूजी तो और भी आसानी से जिस तिस पर हाथ छोड़ बैठते हैं। इसलिए मोहल्ले वाले इन दोनों भाइयों के इस तनाव भरे सह अस्तित्व पर और भी अचंभा किया करते थे। खैर, अब हरसू ने नारंगियों की दुकान लगाई है और परसू दुकान से कुछ दूर पर एक पुलिया पर बैठा हुआ बड़ी अवज्ञा से दुकान की और हरसू की ओर देख रहा है। एक एक करके मोहल्ले के 2-4 बच्चे नारंगियों की दुकान के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। नारंगियों का आकर्षण तो है ही, लेकिन उससे अधिक इस बात का कौतूहल कि दुकान हरसू की है। एक छोटी लड़की दूसरों से कुछ आगे बढ़कर एक हाथ से अपने झबले का छोर उठाकर मुंह में खोंचती हुई दूसरे हाथ से मानो आतंकित भाव से नारंगियों की ओर इशारा करती है और फिर हाथ समेटकर टुकुर टुकुर हरसू की ओर देखने लगती है। लेगी? हरसू पूछता है। लड़की कुछ उत्तर दे इससे पहले परसू बड़बड़ाता है। हाँ, दे दे, दुकान उठाकर दे दे इसको। क्या ऐसे ही दुकान चलाएगा? हरसू भाई की बात को अनसुनी सी करता हुआ लड़की से कहता है। लेगी तो जा घर से पैसे ले आ, 4-4 पैसे की एक है, तो ऐसे दुकान चलाएगा? तू छोटे बच्चों को फुसलाकर घर से पैसे मंगाकर मुनाफा करेगा? बच्चों को बिगाड़ते शर्म नहीं आती? भाइयों में झगड़ा हो रहा है या नहीं, बच्चों की समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे समस्वर से और तटस्थ भाव से झगड़ा होते उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन वातावरण में कहीं पर तनाव है, ये वे समझते हैं। लड़की एक बार हरसू और एक बार परसू की ओर देखती है और रुआंसी सी हो जाती है। हरसू एक क्षण के लिए उसकी ओर देखता है और फिर 2 नारंगियां उठाकर लड़की को दे देता है। ले, रो मत, ले जा, पैसे जब होंगे तब दे देना, नहीं तो ना सही। परसू असंपृक्त भाव से आकाश की ओर देख रहा है, मानो उसने यह देखा ना हो, ना उसे इस सब से कोई मतलब हो। लेकिन यही समस्वर कहता है, हाँ हाँ, बाप का माल है, दे दे, कल देखूंगा कहाँ से और माल लाएगा और दुकान चलाएगा। बड़ी फैयाजी दिखाने चला है। सब साले रिफ्यूजी जैसे घर के नवाब होते हैं। हरसू एक बार भाई की ओर देखता है और फिर चुप बना रहता है। लड़की चली जाती है। बोरिया झाड़कर फिर बिछा दिया जाता है। नारंगियां कपड़े से रगड़कर चमका दी गई हैं। ऊपर नीम की पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनते हुए हरसू सोचता है, उसका दिन इसी के सहारे जैसे तैसे कट जाएगा। नारंगियों के आसपास 2-4 बच्चे फिर इकट्ठे हो गए हैं। नारंगियों का चाव तो निरंतर है, दुकान के नएपन का कौतूहल भी अभी मिटा नहीं है। भीड़ क्यों करते हो बच्चों? नारंगियां लेनी हो तो घर जाकर पैसे लाओ। परसू अपनी पुलिया पर से सुन रहा है। देखने की जरूरत उसे नहीं है। वह मानो अतीन्द्रिय चक्षुओं से सब कुछ देख लेता है, बल्कि सब कुछ पहले से ही उसका देखा दिखाया है। व्यंग्य की एक रेखा उसके ओंठों को तिरछा कर जाती है, बस इतना हरसू देख लेता है। परसू जानता है कि वह देख लेगा, उसके द्वारा देखी जाने के लिए ही वे वहां तक लाई गई हैं। बच्चों की टोली में से 2 एक अलग होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लौट कर आता है। उसकी चाल बता रही है कि उसकी मुट्ठी में ही कन्नी है। उसके पीछे पीछे 6 और अधनंगे बच्चे चले आते हैं और वे भी जानते हैं कि उनके अगुआ की मुट्ठी में पैसे हैं। पैसों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन
अगुआ की मुट्ठी का पैसा आगे जो काम कर सकता है उसमें उनकी दिलचस्पी जरूर है। इकन्नी और नारंगी का विनिमय हो जाता है। बच्चा विजय से भरा हृदय और नारंगी से भरी मुट्ठी लिए हुए एक ओर हटकर नारंगी छील कर खाने लगता है। दुकान पर जो करिश्मा होने वाला था वो हो चुका और वहाँ अब देखने को कुछ नहीं है। दूसरे बच्चों की आंखें हरसू की साबुत नारंगियों से हटकर अगुओं के हाथ की छीलती हुई नारंगी पर अटक जाती है। कैसे उस नारंगी से फांकें अलग होती हैं और धीरे धीरे उठाकर अगुआ के मुंह में चली जाती हैं, कभी इधर उधर नहीं जाती हैं। यह कितना बड़ा अचरज है। परसू गर्दन जरा एक ओर मोड़कर कहता है, अबे इन सबको भी कह दे घर जाकर पैसे ले आएं। गाड़ कर रखे होंगे पैसे इन्होंने, सब लाकर तुझे दे देंगे। हरसू तिलमिलाकर बच्चों से कुछ कहने को होता है लेकिन फिर रुक जाता है। एक बार बच्चों को सिर से पैर तक देखता है और आंखें झुका लेता है। बच्चे अधनंगे हैं, इसका ठीक अर्थ अब उसके मन में बैठता है। इस मोहल्ले में बच्चों के निचले आधे शरीर में तो यूं भी कुछ पहनाने का रिवाज नहीं है, इसलिए अधनंगे का मतलब यही हो सकता है कि ऊपर का आधा शरीर भी ढका नहीं है। हरसू आंखें झुकाए गट से थूक का एक घूंट निगलता है। थूक का स्वाद कुछ नहीं होना चाहिए, पर हरसू के लिए वो घूंट कितना कड़वा है यह उसके दबे ओंठों से दीख जाता है। हरसू और परसू की खींचातानी की ओर बच्चों का ध्यान नहीं है। वे एक टक फांक फांक गायब होने वाली नारंगी को अचरज से देख रहे हैं। परसू कानी आंख से हरसू को देखता है, मानो उसे तौल रहा हो, फिर मुंह बच्चों की ओर फेर लेता है। लड़के, अपने साथियों को भी एक एक फांक दे दे। अगुआ की ओर उन्मुख होकर परसू का स्वर कुछ कम रूखा हो गया है। साथियों के साथ बांटकर खाना चाहिए। अगुआ अगुआ है और इस वक्त नारंगी का मालिक है। परसू की ओर देखकर उद्धत स्वर से कहता है, क्यों दे दूं? मैंने पैसे देकर नहीं खरीदी। परसू वहीं पुलिया पर लेटे लेटे मुंह दूसरी ओर करके थूकता है। अबे हरसू, सुनी नहीं नवाबजादे की बातें? पैसे देकर खरीदी हैं। पैसा तेरे बाप ने कहाँ से कमाया है भला? लेकिन फिर परसू का स्वर कुछ धीमा होकर मानो भीतर को मुड़ जाता है। लेकिन बच्चे का क्या डांटना? बाप मिलता तो पूछता कहाँ से ब्लैक करके कमाया है पैसा, और क्यों लड़के को अभी से ऐसा कमीनापन सिखाया है। फिर कुछ रुक कर बदले हुए स्वर में, अबे हरसू, तू ही दे देना सबको एक एक नारंगी। देख बेचारे कैसे मुंह ताक रहे हैं। बच्चों को बेबसी सिखाना अच्छा नहीं होता है। हरसू अचकचा कर भाई की ओर देखता है। बात निसंदेह उसी से कही गई है, लेकिन उसमें एक ऐसा अलगाव है कि उसका जवाब कोई भी दे दे या ना भी दे, परसू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरसू जरा साहस बटोर कर कहता है, कहाँ से दूँ सबको? फिर तू ही कहता है कि दुकान कैसे चलेगी और कल को माल कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। अबे बस यही है तेरा रिफ्यूजी का जिगरा। जानता नहीं हम सब लोग पीछे बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर आए हैं, और देखता नहीं यहाँ भी कितनों ने फिर जायदादें खड़ी कर ली हैं। तू ही बता, पहली बार नारंगी खरीदने को पैसा कहाँ से आया था, या कि नारंगियाँ तेरे साथ माँ की कोख से जन्मी थी? हरसू चुप है। चुप में 100 विरोध समा जाते हैं। बोलते हुए कुछ बनता नहीं है। अबे दे देना नारंगी। उन्हें ऐसे देखते देख तुझे तरस नहीं आता, शर्म नहीं आती? तू इंसान का बेटा है, तरस तो आता है परसू, पर पैसा कहाँ से आएगा? चल पैसा मैं देता हूँ, खिला सबको नारंगियाँ। परसू लेटे से आधा बैठा होकर अपनी फटी जेब टटोलता है और एक अठन्नी निकालकर हरसू की ओर फेंकता है। हरसू चुपचाप 6 नारंगियाँ उठाकर एक एक बच्चों को बांट देता है। बच्चे झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं।
क्षण भर अंजलि भरे भरे अचकचाए से कभी हर्षु की ओर और कभी नारंगी की ओर देखते हैं और फिर धीरे धीरे खाने लगते हैं। हर्षु टाट के नीचे से टटोल कर दुअन्नी निकालता है और परसू की ओर बढ़ाता है, ये ले अपनी बाकी। क्या? परसू अजनबी सा कहता है, मेरी बाकी? बाकी कैसी? तूने अठन्नी दी थी, 2 आने तेरे बाकी बचे कि नहीं? मेरे 2 आने? मेरे 2 आने? कह दे उसे जाकर ये भी अपने बाप को दे दे। हर्षु दबे स्वर में कहता है, उसने क्या बिगाड़ा है? वो तो बच्चा है, बाप जैसा हो। हाँ बे, ठीक कहता है तू। अच्छा तो रख, सिगरेट पानी कर लेना, या नहीं आगे भी तो ऐसे बच्चे आएंगे, उन्हें दे देना, नहीं तो दुकान तेरी कैसे चलेगी? लोग भी क्या कहेंगे कि रिफ्यूजी बच्चा दुकान करने लगा तो दिल आत्मा को बेचकर खा गया। हर्षु बोला, तो तेरे 2 आनों से सदा व्रत चल जाएगा और 2 नारंगियां खिला दूंगा फिर। अरे तो हम मर तो नहीं गए हैं, साले रिफ्यूजी बनकर आया है तो हौसला रखना सीख। दिल बढ़ने से कोई मरता नहीं, उसके सिकुड़ने से ही मरते हैं सब। डॉक्टर साले चाहे जो बकवास करते रहें, हर्षु दुकान करता है। आज उसे 7 नारंगियां बेची हैं और माल के 7 आने के अलावा 2 आने घेलुए में पाए हैं। उसकी आंखें नारंगियों की तरह गूंगी और घुटी हुई हो गई हैं और उसके कान नींद की सरसराहट पर अनसुनते टिक गए हैं। और परसू के पहले कई बार भी ऐसे दिन आए हैं जब उसकी दोनों जेबों में 2-2 अठन्नियां हुई हैं और उसने नहीं जाना कि क्यों। और ऐसे भी जब किसी जेब में कुछ नहीं है और वो नहीं सोचता कि फिर क्या, वो वहीं पुलिया पर फिर लेटकर नीम के ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। आसमान जैसी ही खाली, गहरी और अंतहीन हैं उसकी आंखें।